Basically, I made a new document other than React just to make you understand and just to let you know that ये जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इनका रिएक्ट से कोई ताल्लुक डायरेक्टली नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक सिर्फ रिएक्ट में ही है, ये प्लेन जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट्स हैं 2-3 जो मैं पढ़ाने लगा हूँ आपको, ठीक है? और इनको हम नॉर्मली एडवांस जावास्क्रिप्ट में कवर करते हैं, बेसिक जावास्क्रिप्ट में ये टॉपिक नहीं आते। ये 3 चीजें, कॉल बैक्स जो हम पढ़ चुके हैं बेसिक उसकी, तो बेसिकली कॉल बैक्स के बाद कॉल बैक्स की इम्प्रूवमेंट्स में उन्होंने प्रोमिसेस इंट्रोड्यूस कराए और प्रोमिसेस की इम्प्रूवमेंट्स के लिए उन्होंने एसिंक अवेट इंट्रोड्यूस करवाया। तो पहले ये बात अपने ज़हन नशीन कर लेंगे, 3 चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है। कॉल बैक्स, फिर कॉल बैक्स को लेके एक प्रॉब्लम आया जिसको हम कॉल बैक हेल कहते हैं या पैरामिड ऑफ डूम, ठीक है? वो बताता हूँ क्या होता है। उस कॉल बैक हेल के प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, ओवरकम करने के लिए एक प्रोमिसेस को इंट्रोड्यूस कराया गया जावास्क्रिप्ट में और फिर प्रोमिसेस को भी मजीद इजी टू अंडरस्टैंड और इजी टू राइट करने के लिए एसिंक अवेट इंट्रोड्यूस कराया। विद दैट थिंग सेड, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि कॉल बैक्स जो है वो अनइम्पॉर्टेंट हो गए हैं या प्रोमिसेस अनइम्पॉर्टेंट हो गए हैं या एसिंक अवेट अनइम्पॉर्टेंट हो गए हैं। ये तीनों चीजें इस्तेमाल होती हैं इन पैरेलल, सम वे या द अदर वे। किसी जगह पे एक चीज ज्यादा एप्लीकेबल है, किसी जगह पे दूसरी चीज और किसी जगह पे तीसरी चीज, लेकिन फ्लो यही है। कॉल बैक्स वो जहां उनकी लिमिटेशन आई प्रोमिसेस, प्रोमिसेस की जहां लिमिटेशन आई, लिमिटेशन तो नहीं कह सकते लेकिन जरा उसकी बेटर फॉर्म या इम्प्रूव्ड फॉर्म जो है वो एसिंक अवेट तक ले गई। तो इन तीनों चीजों को हम सीक्वेंस में समझेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले आपको कॉल बैक्स का पता है कि जब हम एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन में एज अ पैरामीटर पास करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? कॉल बैक कहते हैं। अच्छा, कॉल बैक को जब हमने पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि कॉल बैक फंक्शन इज लाइक, फॉर एग्जांपल इफ आई एम हैविंग अ फंक्शन दिस, और इसको मैं कह देता हूँ जी टेस्ट, या इसको कुछ भी कह दें, फंक्शन ए कह दें, और इसके अंदर कॉल बैक का मतलब ये है कि मैं इसके अंदर यहाँ पे एक और फंक्शन लिख दूं और इसको सॉरी, यानी इस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन लिख दूं या इसके पैरामीटर में ही फंक्शन लिख दूं। कोई कॉल बैक तो बेसिकली हमने यही कहा था कि ए लिखा, इसमें मैं लिखता हूं जी लॉग और इसमें लिखता हूं जी टेस्ट। तो फिर जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा ए, तो इसमें एज अ पैरामीटर एक और फंक्शन पास करूंगा विच इज एंड विच शुड लुक लाइक दिस। और अगर मैं इस फंक्शन को कोई पैरामीटर पास करता हूँ मिसाल के तौर पे एनीथिंग, तो इसके अंदर मैं लेट सपोज लिखता हूँ जी बी, और ये जो बी है जब मैं इस एक फंक्शन को कॉल करूंगा तो इस या ये कॉल ही कर रहा हूँ तो इसके अंदर एक और फंक्शन भी रिसीव हो सकता है, यानी फंक्शन का आर्गुमेंट फिर एक फंक्शन हो सकता है। यहाँ पे जब इसको कॉल करने के लिए यहाँ पे मिसाल के तौर पे यहाँ से मैं ए के अंदर से कॉल करता हूँ कोई फंक्शन बी लाइक दिस, इसके अंदर भी एक फंक्शन पैरामीटर पास कर सकता हूँ सी। तो खैर अभी हम सपोज इसको ये करते हैं कि ये बी भी एक फंक्शन है और मैं ये सपोज करता हूँ कॉल बैक फंक्शंस भी क्यों जाते हैं, पहले इसकी अंडरस्टैंडिंग कर लें। जब हम कोई भी फंक्शनैलिटी एट वंस फौरन उसी वक्त एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाहते, जब हम किसी फंक्शनैलिटी को किसी दूसरी फंक्शनैलिटी के साथ क्या करना चाहते हैं? बाउंड करना चाहते हैं। जैसे हमने कहा था जी कि एड इवेंट लिसनर में हमने कहा था जब क्लिक हो तो एक फंक्शन कॉल कर दो, उस फंक्शन के अंदर कोई भी लॉजिक या पीस ऑफ लॉजिक परफॉर्म करो। ये जो 1 और 2 लेवल की नेस्टिंग है ना, इसके लिए कॉल बैक ठीक है, फेयर है, गुड इनफ है, कोई इसमें इशू नहीं है। लेकिन जहां भी कोई सिनेरियो या कोई सिचुएशन ऐसी हो जिसमें नेस्टेड कॉल बैक्स हो, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, दूसरे फंक्शन के अंदर फिर फंक्शन, उस फंक्शन के अंदर फिर फंक्शन, उस फंक्शन के अंदर फिर फंक्शन, यानी अगर मैं लेट सपोज यहाँ पे करूं बी और बी के अंदर फिर फंक्शन पास कर दूं, इस बी के अंदर फिर एक फंक्शन सी पास कर दूं और इस सी को फिर कॉल करूं तो इसमें फिर एक फंक्शन एज अ पैरामीटर पास कर दूं, ये फिर एक फंक्शन रिसीव करे डी, तो इस डी को कॉल करते वक्त इसमें फिर एक फंक्शन पास कर दूं। ऐसा हम करेंगे नहीं नॉर्मली क्योंकि हम इनके अल्टरनेट बेटर फॉर्म पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक प्रॉब्लम समझाना चाह रहा हूं जिसको हम क्या कहते हैं, पहले प्रॉब्लम समझें। पैरामिड ऑफ डूम, ये कॉल बैक हेल, ये प्रॉब्लम्स हैं। और ये कब आते हैं कॉल बैक हेल? जब एक कॉल बैक के अंदर दूसरा कॉल बैक, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा, चौथे के अंदर पांचवा, पांचवे के अंदर छठा।
नॉर्मली ये हैपन नहीं होता। जब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी होती है, बहुत ज्यादा रिच फीचर्ड कोई वेबसाइट या कोई सिनेरियो होता है, तो वहां पे इस तरह होता है कि जब एक चीज दूसरे पे डिपेंड कर रही है, दूसरी तीसरे पे डिपेंड कर रही है। यानी यूं समझें कि मैं चाह रहा हूं यार कि ये बी फंक्शन तब चले जब ए चले, गॉट इट। फिर सी तब चले जब बी चले, डी तब चले जब सी चले। इसी तरह इसके अंदर फिर ई पास कर दें और फिर कहें जी कि ई फंक्शन तब चले जब डी चल जाए। और जब तो ये जो बेसिकली बना रहा है ना, ये नॉर्मली आपको नजर नहीं आ रहा पैरामिड। अगर आप इस तरह से इसकी शेप ड्रॉ करें तो दैट मेक्स लाइक, स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी चला गया, तो दैट लुक्स लाइक अ पिरामिड। और ये तो अभी मैंने मतलब 4 या 5 लेवल्स डीप किया है। आप इससे भी डेप्थ जा सकते हैं या इससे भी डीप जा सकते हैं, लाइक दिस एंड दिस एंड दिस। तो ये एक प्रॉब्लम है कि इस तरह से अगर 10 या 12 या 15 लेवल्स होंगे तो ये इतना डीप हो जाएगा कि इस तरह कोड को अंडरस्टैंड करना, कोड को मैनेज करना और कोड को रीड करना इटसेल्फ बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को नॉर्मली कहते हैं कॉल बैक हेल या पिरामिड ऑफ डूम जावास्क्रिप्ट की जुबान में, ठीक है। अगर आप सिंपली इसी टर्म से यहाँ पे इसको सर्च करने की कोशिश करेंगे, पिरामिड ऑफ डूम जावास्क्रिप्ट, तो यू कैन विजुअलाइज द थिंग्स लाइक दैट, गॉट इट। डीप नेस्टिंग मैंने अपने केस में फंक्शंस में की है, लाइक इफ यू कैन सी इट लाइक दिस। फंक्शन 1 पैराम्स इज, एक फंक्शन और रिसीव कर रहा है, फिर उसके अंदर फंक्शन 2 है कुछ और पैराम्स प्लस फंक्शन रिसीव कर रहा है, फिर फंक्शन 3 है कुछ पैराम्स, पैराम्स का मतलब पैरामीटर्स। तो इस डीप नेस्टिंग से बचाने के लिए या इसको अवॉइड करने के लिए एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस कराया गया। अगेन काम क्या था हमारा, कोई डिलेड फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना, या डिलेड फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना, या कोई एक फंक्शन की एग्जीक्यूशन को किसी दूसरे फंक्शन पे डिपेंडेंट बनाना, कि अगर ये काम होगा तब ये काम होना चाहिए, ठीक। और इसका दूसरा मेजर काम ये था कि इसको एसिंक्रोनस बनाना। एसिंक्रोनस बनाने का मतलब ये है कि नॉर्मली ये फंक्शन नहीं चलेगा। ये कब चलेगा, जब कोई और हैपनिंग होगी। कॉल बैक फंक्शन का तो मकसद ही यही है ना, क्योंकि ए फंक्शन को मैं जब कॉल कर रहा हूं तो ए फंक्शन के अंदर जितने भी फंक्शन है वो तभी चलेंगे जब ए कॉल होगा, गॉट इट। अब इस काम से बचने के लिए या पैरामिड ऑफ डूम या कॉल बैक हेल से बचने के लिए एक और इससे बेहतर तरीका इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसको रीड करना भी आसान, जिसको मैनेज करना भी आसान, जिसको लिखना भी आसान। और दैट टॉपिक इज कॉल्ड एज अ प्रॉमिस। अब प्रोमिसेस के दो एस्पेक्ट्स हैं, क्योंकि ये तीनों टॉपिक्स काफी ज्यादा डेप्थ या डीप में है। मतलब इनको समझना एट वंस बंदे के लिए इसलिए आसान नहीं है कि जब तक कोई प्रैक्टिकल सिनेरियो या प्रैक्टिकल यूज केस सामने ना आए तब तक शायद उसकी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं होगी। लेकिन जितनी टर्मिनोलॉजीज में बताऊंगा और जितने कॉन्सेप्ट में समझाऊंगा, उतने कॉन्सेप्ट्स को यूज करके आप अपनी डेवलपमेंट या अपना जितना काम हम करना चाहते हैं हम वो कर पाएंगे, ठीक है। बाकी इन डेप्थ प्रोमिसेस को ना हम लिखेंगे, ना ही हम प्रोमिसेस को बहुत ज्यादा, क्योंकि प्रोमिसेस के ना दो एस्पेक्ट्स हैं। एक होता है प्रॉमिस प्रोड्यूसर और एक होता है प्रॉमिस कंज्यूमर। तो हम बीइंग डेवलपर हम ज्यादातर प्रोमिसेस को कंज्यूम कर रहे होंगे, प्रॉमिस प्रोड्यूस नहीं कर रहे होंगे। अब कंज्यूम करने का क्या मतलब है कि हम जब भी प्रॉमिस यूज करेंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑलरेडी कोई फंक्शन बिल्ट इन होगा जो हमें रिटर्न क्या करेगा, प्रॉमिस करेगा। तो हम उसके रिटर्न रिजल्ट को कंज्यूम कर रहे होंगे, ना कि हम प्रॉमिस को प्रोड्यूस कर रहे होंगे। हाँ, जब हम बहुत ज्यादा एडवांसमेंट में जाते हैं तो फिर हम बता सकते हैं और देख भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं प्रॉमिस। तो मैं दोनों चीजें बताऊंगा आपको, प्रॉमिस प्रोड्यूसर कोड और प्रॉमिस का कंज्यूमर कोड। तो फिर आपको प्रॉमिस लिखना आ जाएगा। अब जब कभी कोई सिचुएशन या कोई सिनेरियो ऐसा आया कि हमें खुद प्रॉमिस लिखना पड़ा, तो फिर हम यही सिंटैक्स यूज करेंगे जो अभी पढ़ाने लगा हूं। अदरवाइज मेरे ख्याल में इससे पहले ना किसी बैच को पढ़ाया ना आपको हिंट दे दूंगा, लेकिन उसकी जरूरत हमें शायद नहीं पड़ेगी पूरी डेवलपमेंट में। हाँ, प्रॉमिस को कंज्यूम करना आना चाहिए और वो डेप्थ के साथ सारे कॉन्सेप्ट्स आना चाहिए। तो प्रॉमिसेस के लिए अगेन जिस तरह मैंने कल डेली लाइफ की एग्जांपल दी थी कि प्रॉमिस का मतलब ये होता है कि
something or some functionality that we want to execute in the future, not now. तो जब भी हम कोई फ्यूचर में काम करने का इरादा करते हैं तो हम उसके लिए प्रॉमिस करते हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में, और उस प्रॉमिस की 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। जब तक उस प्रॉमिस का वक्त नहीं आता तब तक प्रॉमिस किस स्टेट में रहता है? वो 3 पॉसिबिलिटीज को मैं 3 स्टेट कहूंगा, प्रॉमिसेस की 3 स्टेट्स। तब तक प्रॉमिस क्या रहता है? पेंडिंग रहता है। जब वो काम या वो वक्त आन पहुंचे प्रॉमिस पूरा करने का, तो 2 ही सूरतें बच जाती है। पेंडिंग तो होगी ना पहले, 2 सूरतें बच जाती हैं, या प्रॉमिस रिजॉल्व होगा या प्रॉमिस रिजेक्ट होगा। तो ये 3 स्टेट्स प्रॉमिस की हम पढ़ते हैं। जावास्क्रिप्ट में प्रॉमिस अगर आपने करना है तो आपको सिंपली प्रॉमिस का बिल्ट इन ऑब्जेक्ट मिलेगा। हमने पढ़ा हुआ कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है? नहीं पढ़ा हुआ भारत। खैर, न्यू डेट पढ़ा हुआ ना हमने? डेट भी नहीं पढ़ा हुआ हमने? अच्छा, ठीक है, कोई बात। आपने जब भी प्रॉमिस क्रिएट करना है ना, तो आप सिंपली जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन कीवर्ड है न्यू, और बिल्ट इन ही फंक्शन है प्रॉमिस। सिंपली ये आपका प्रॉमिस बन गया। अब अगर आप प्रॉमिस के फंक्शन में देखें तो जिस तरह बाकी कुछ फंक्शन हमें पहले से पता है कि कॉल बैक्स लेते हैं। जैसे हमने मैप का फंक्शन पढ़ा, तो मैप के फंक्शन में हमें पहले से पता है कि वो क्या लेता है, कॉल बैक फंक्शन लेता है। हमने यूज इफेक्ट पढ़ा तो हमने कहा यूज इफेक्ट क्या लेता है, एक कॉल बैक फंक्शन और एक अरे लेता है। हमने यूज स्टेट पढ़ा तो उसमें खैर वो और लेता है ऑब्जेक्ट, अरेज वगैरह। तो काफी सारे फंक्शन ऐसे हमने अब तक देख लिए हैं कि जो अपने पैरामीटर के तौर पे क्या लेते हैं, एक फंक्शन लेते हैं। तो जो भी प्रॉमिस है, अगेन प्रॉमिस बिल्ट इन फंक्शन है, और ये प्रॉमिस बिल्ट इन फंक्शन क्या करता है, एक फंक्शन बतौर आर्गुमेंट लेता है। ठीक। अब प्रॉमिस का जो पैरामीटर है वो एक फंक्शन है। ये फंक्शन 2 मजीद फंक्शंस लेता है। ये सारा का सारा सिनेरियो जो है वो बिल्ट इन है। इसमें कोई कस्टम, ये जब भी प्रॉमिस बनाएंगे ऐसा ही बनेगा। और ये मैं प्रॉमिस प्रोड्यूसर कोड बता रहा हूं। ठीक है, यानी मैं प्रॉमिस को प्रोड्यूस कर रहा हूं या प्रॉमिस को क्रिएट कर रहा हूं। तो इसका मतलब है कि हमने एक फंक्शन ऐसा पढ़ा जो हमें प्रॉमिस रिटर्न करता है, वो कौन सा है? फेच का फंक्शन। उस फेच के फंक्शन के अंदर ये फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट हुई होती है। ठीक है, तो फेच को हम क्या कर रहे होते हैं, कंज्यूम कर रहे होते हैं। हमें पहले से पता है जिसने प्रॉमिस जो फेच की एपीआई लिखी है उसने उसको इंटरनली कैसे लिखा है, प्रोमिसेस की बेस पे। और वो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसे होगा कि अंदर कोई प्रॉमिस होगा और वो प्रॉमिस एक कॉल बैक फंक्शन लेगा एज अ पैरामीटर, और उस कॉल बैक फंक्शन में 2 मजीद फंक्शन आएंगे। एक होगा रिजॉल्व के नाम से और एक होगा रिजेक्ट के नाम से। इन फंक्शंस के नाम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन कन्वेंशन यही है कि आप इनको क्या दें, रिजॉल्व और रिजेक्ट दें। अदरवाइज नाम कुछ भी हो सकते हैं, होने ये दोनों क्या चाहिए, फंक्शंस होने चाहिए। क्लियर होगी ये बात? अब इसकी बॉडी में अगर आप आए तो ये सारा काम आप प्रॉमिस के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, इसकी बॉडी के अंदर आप सिंपली ये जो 2 फंक्शंस लिखे ना, रिजॉल्व इसको भी कॉल कर सकते हैं और रिजेक्ट इसको भी कॉल कर सकते हैं एज अ फंक्शन। प्रॉमिस बजाते खुद कीवर्ड है और ये फंक्शन है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन है लेकिन फंक्शन है। अब क्योंकि कंस्ट्रक्टर फंक्शन आपने नहीं पढ़ा तो आप सिंपली फंक्शन ही है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन फंक्शन ही होता है। मैंने कंस्ट्रक्टर साथ इसलिए लगाया कि आप मुझ पे फतवा लगा देंगे, सर आपने तो कहा था कि फंक्शनल कंपोनेंट के अलावा जहां भी फंक्शन होगा वहां लोअर केस नोटेशन होगी, तो आप ये कैपिटल लिखते हैं, खुद वायलेशन कर रहे हैं। तो मैंने इसलिए साथ में लगा दिया कि भाई ये नॉर्मल फंक्शन नहीं है, ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, ये फंक्शनल कंपोनेंट भी नहीं है। समझ आई बात? आपको कैसे पता लगा कि प्रॉमिस फंक्शन है? आपको हमने कहा कि जब भी किसी कीवर्ड के साथ या किसी भी स्ट्रिंग के साथ पैरेंथेसिस लगी होंगी तो अंडरस्टूड होगा वो क्या है, और पैरेंथेसिस ही है। तो जब पैरेंथेसिस है उसके आगे करली ब्रैकेट्स नहीं है, तो इसका मतलब है ये फंक्शन कॉल है। ये क्या है? तो फंक्शन कॉल तो तब होती है जब कोई फंक्शन डिफाइन होता है। तो हमने तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है? अगर मैंने फंक्शन डिफाइन किए बगैर कॉल किया तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, बिल्ट इन फंक्शन। तो मैं बिल्ट इन फंक्शन को क्या कर रहा हूं, कॉल कर रहा हूं। अब उसके अंदर मैंने क्या पास किया है, ये पूरी फंक्शन कॉल के अंदर ये पूरा एक पैरामीटर है फंक्शन, और उस पैरामीटर के अंदर फिर 2 मुझे पैरामीटर्स मिल रहे हैं, जिसमें से एक का नाम रिजॉल्व है और एक का नाम रिजेक्ट है। अब जितने भी प्रॉमिस प्रोड्यूसिंग कोड्स होते हैं उन्होंने सारी लॉजिक यहां लिखी होती है। अगर वो लॉजिक सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए
तो वो रिजॉल्व रिटर्न करते हैं, अदरवाइज वो क्या रिटर्न करते हैं, रिजेक्ट रिटर्न करते हैं। मिसाल के तौर पे अभी हमारे पास कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन मैं आपको फॉर एग्जांपल ये कहता हूं कि मेरे पास एक कोई भी वेरिएबल है एरर का, और मैं इसे बाय डिफॉल्ट कुछ भी देता हूं, ट्रू, और मैं इसे कह देता हूं जी कि लेट, यानी फॉर एग्जांपल मैं किसी एपीआई को कॉल कर रहा हूं इस प्रॉमिस के अंदर, तो एपीआई को कॉल करने के दो ही हल है, या वो मुझे क्या देगा, एरर, या मुझे क्या देगा, सक्सेस। सक्सेस के केस में डेटा देगा। तो मैं ये सपोज कर रहा हूं, खुद से सिमुलेट कर रहा हूं कि मैं यहां पे चेक कर रहा हूं कि इफ एरर, अगर एरर आ जाए तो क्या करो, ना आए तो क्या करो। तो ये जो दो फंक्शन है ना, एरर आ जाए तो किसको कॉल कर दो, रिजेक्ट, और अगर एरर ना आए तो किसको कॉल कर दो, रिजॉल्व। अब ये जो मैंने ये वाली काम किया ना, ये प्रॉपर लॉजिक इंप्लीमेंट हुई होती है। किसी को कॉल जाना और कॉल आने के बाद नेटवर्क में जितनी भी नेटवर्क की, कल मैंने एक लफ्ज बोला था एब्स्ट्रक्शन, आप नेटवर्क पे कॉल भेजते हैं और आपको डाटा मिल जाता है, ये एब्स्ट्रक्शन है। कॉल जाती कैसे है, अंदरूने खाना ये सारा काम कैसे होता है, यू डोंट नीड टू नो दिस। हाँ, अगर जानना चाहते हैं, ज्यादा इंडल्ज होना चाहते हैं, तो बेशक जाहिर है उस प्रोमिस की पूरी डेप्थ को समझे, फेच एपीआई की पूरी डेप्थ को समझे, कैसे किसी ने किया हुआ है। लेकिन उसने क्या किया हुआ है एब्स्ट्रक्शन में, आपको सिर्फ ये बताया जा रहा है व्हाट टू डू, नॉट हाउ टू डू। आपको सिर्फ ये बताया जाएगा कि आपने सर्वर से डाटा लाना है, ये नहीं बताया जा रहा कि कैसे लाना है। वो कौन कर रहा है, बेसिकली इंटरनली प्रॉमिस। क्लियर होगी बात। अब अच्छा, आप हमेशा उस चीज को गेस कर सकते हैं जो आपने खुद अपने हाथों से लिखी हो। मैंने बोला है कि ना रिजॉल्व आपने लिखा है, ना रिजेक्ट आपने लिखा है, ना प्रॉमिस आपने लिखा है, आप नहीं कर सकते। उसका बेहतरीन हल डॉक्यूमेंटेशन है। मिसाल के तौर पे आपके सामने जावास्क्रिप्ट में ये सवाल तो उस वक्त ऐसा भी हो सकता है कि आपके सामने लिखा हुआ अलर्ट, आपने वो फंक्शन नहीं लिखा। मुझे बताएं, आपको पता लग सकता है अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आती, कोई और प्रोग्रामिंग आती है और आपके सामने अलर्ट लिखा है, तो कैन यू टेल मी कि वेरिएबल है या फंक्शन है या कोई भी क्या कीवर्ड है। तो अलर्ट के बारे में किसने आपको बताया, डॉक्यूमेंटेशन ने। इनफैक्ट मैंने बताया कि जी अलर्ट ऑलवेज डज दिस, इट गिव्स अ मैसेज। कंसोल है, सिर्फ कंसोल लिखा हो, कैन यू गेस इट्स एन ऑब्जेक्ट, इट्स अ फंक्शन, इट्स अ वेरिएबल, नो, कौन बताएगा आपको। जावास्क्रिप्ट में जब जब प्रॉब्लम आती गई ना, ये इवॉल्व होती गई है जावास्क्रिप्ट। बेसिकली जावास्क्रिप्ट सिर्फ 10 दिन में लैंग्वेज लिखी गई थी 1995 में। उसके बाद से लेके अब तक जितनी जितने फ्लॉज आते गए हैं, लोग इसको क्या करते गए हैं, इंप्रूव करते गए हैं। तो जो जो फंक्शंस लिखे जाते गए हैं, जिस चीज की जरूरत पेश आती गई है, वो लिख के उसकी डॉक्यूमेंटेशन में उसकी प्रॉपर तफसील या अभी मैं ये काम करने के बाद ना आपको डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लेके जाता हूँ। ये इसका सिंटैक्स है कि हमेशा न्यू प्रॉमिस कीवर्ड्स हैं, इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन होगा हमेशा, इट्स द पार्ट ऑफ द सिंटैक्स। और जो फंक्शन एज अ पैरामीटर प्रॉमिस के अंदर होगा, वो दो पैरामीटर लेगा, वो दोनों फंक्शन होंगे, ये कंफर्म है फंक्शन होंगे, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। अब वो फंक्शन हमने नाम रख, कन्वेंशन है, हमने नहीं, मैंने भी कन्वेंशन को फॉलो किया जो ओवर द वर्ल्ड वाइड, कि जो प्रॉमिस का फंक्शन है उसके जो पैरामीटर्स हैं वो दो होंगे हमेशा, और वो दोनों फंक्शन होंगे, नाम आपकी मर्जी का। अब कन्वेंशन है कि एक का नाम रिजॉल्व होता है, एक का नाम क्या होता है। और ये कन्वेंशन कहां से ली गई है, प्रॉमिस की स्टेट से। या तो प्रॉमिस रिजॉल्व करेगा या क्या करेगा, जब प्रॉमिस रिजॉल्व होगा तो उसकी स्टेट फुलफिल्ड होगी, जब प्रॉमिस रिजेक्ट होगा तो उसकी स्टेट क्या होगी, रिजेक्टेड होगी। और जब ये एग्जीक्यूशन में होगा, यानी ना फुलफिल्ड ना रिजेक्टेड, तो इन बिटवीन वाला काम क्या होगा, पेंडिंग। बात समझ आ गई। तो ये जो चीज है ना, ये हमेशा यहां जो भी पास करेंगे, आप इसे आरईएस कर दें और इसे आरईजे कर दें, तो आप यहां पे उसी नाम से फंक्शन कॉल करेंगे, आरईएस। समझ आ गई। अब यहां पे अगर एरर आए तो रिजेक्ट कर देंगे, अदरवाइज क्या कर देंगे आप, रिजॉल्व कर देंगे। अब ये सारा काम, ये प्रॉमिस प्रोड्यूसिंग कोड है, ये सारा काम आप एक फंक्शन में कर सकते हैं। फंक्शन माय प्रॉमिस दिस, रिटर्न दिस।
अब आप कह सकते हैं कि ये आपका फंक्शन है और आपका फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है? प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। तो प्रॉमिस कैसे रिटर्न कर रहा है? पहले प्रॉमिस बना रहा है, प्रॉमिस बनाने के बाद रिटर्न क्या कर रहा है आपको? प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। ये है प्रॉमिस का प्रोड्यूसिंग कोड। अब जी, अच्छा अभी थोड़ा सा रुके ना, थोड़ा सा सब्र करें। अब ये जो काम है ना बेसिकली आपका ये प्रोड्यूसिंग कोड, इसके अंदर अभी नेस्टेड कॉल बैक्स या किसी रिमोट एपीआई या अंदर हमने ये तो कोई कारखाना किया ही नहीं है ना। बेसिकली जितनी हम कस्टम लॉजिक लिखते हैं वो इसके अंदर लिखते हैं और उसमें ऑटोमेटिकली वो मैकेनिज्म बिल्ट है। अब असल काम इसकी कंज्यूमिंग में है, कंज्यूम करने में है। प्रोड्यूसिंग कोड की लॉजिक तो हम नहीं लिखेंगे। मैंने जैसे कहा कि प्रॉमिस की प्रोड्यूसिंग कोड जो भी है वो हम लॉजिक नहीं लिखेंगे। वो अंडरस्टूड है कि बिहाइंड द सीन या अंदरूनी खाना जो कुछ भी हो रहा है वो सही हो रहा है। वी आर ट्रस्टिंग इट आंखें बंद करके। गॉट इट? अब हमने करना है प्रॉमिस को कंज्यूम करना है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अब प्रॉमिस को जब कंज्यूम करना है तो नॉर्मली हम जब हम ये फंक्शन कॉल करेंगे तो ऐसे ही करेंगे ना। अब जब ये फंक्शन कॉल होगा तो हमें नॉर्मली फौरन रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने कहा है कि हम प्रॉमिस के अंदर वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं जो क्या होती है? डिलेड फंक्शनैलिटी होती है एंड इट माइट टेक टाइम। और प्रॉमिस को लिखने का मकसद भी होता है कि जितना भी टाइम ले, प्रॉमिस का मकसद बेसिकली एसिंक्रोनिसिटी अचीव करना है और कॉलबैक्स का भी मकसद क्या था? एसिंक्रोनिसिटी अचीव करना। हमने कहा जी ये फंक्शन अगर 5 सेकंड भी ले तो उस 5 सेकंड तक इसके आगे जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उनमें से एक भी ब्लॉक ना हो। अब मैं यहां पे कहता हूं जी कि ये जो फंक्शन है माई प्रॉमिस, ये 10 सेकंड लेगा। जो जावास्क्रिप्ट का डिफॉल्ट फ्लो है ना, जावास्क्रिप्ट को कहते हैं सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज। सिंगल थ्रेडेड का मतलब ये है कि इसने टॉप टू बॉटम एक ही फ्लो में एग्जीक्यूट होना है। बीच में अगर कोई भी ब्लॉकिंग इंस्ट्रक्शन आ गई है, कोई ऐसी ऐसी फंक्शन कॉल आ गई जिसने 10-15 सेकंड लेने हैं, तो जावास्क्रिप्ट का डिफॉल्ट नेचर ये है कि वो 10 सेकंड तक वेट करेगी। वो पूरे कॉम्प्लेक्स फंक्शन को कंप्यूट करके जब कंट्रोल रिटर्न होगा तो फिर अगली स्टेटमेंट्स चलेंगी। प्रोमिसेस को इंट्रोड्यूस करने का मकसद ये था कि एक फंक्शन जितना भी टाइम ले, बाकी कोई डिस्टर्ब ये जो फंक्शन है, इसलिए इसको हम यूं कॉल नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं? हम कहते हैं जी प्रॉमिस डॉट देन। जब भी कोई फंक्शन प्रॉमिस रिटर्न करेगा तो आप उसके साथ या उसके अंदर से रिजल्ट जो निकालेंगे वो किस तरह निकालेंगे? डॉट देन से। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी ये कोड ब्लॉक आएगा तो ये कहेगा जी ठीक है तुम उसके अंदर चले जाओ, लेकिन डॉट देन का मतलब यानी जब भी उसका रिजल्ट रिटर्न यानी आप आगे चले जाओ, बाकी काम करो, और बाकी काम करके जब भी ये चीज तुम्हें रिजल्ट इसका वापस मिल जाए डॉट देन, तो फिर इसको एग्जीक्यूट करो। समझ आई बात? यानी यूं समझ लें कि जावास्क्रिप्ट का एक थ्रेड है, नॉर्मल सीक्वेंस में चल रहा है। जहां भी प्रॉमिस आ जाएगा, जावास्क्रिप्ट उस प्रॉमिस वाले कोड को उठा के एक सेपरेट थ्रेड में मूव करेगा और कहेगा भाई तुम यहां चलते रहो, जब तुम्हारा ये काम खत्म हो जाए तो तुम वापस आके अपनी प्लेस पे उस रिजल्ट को डिस्प्ले करो विदाउट इंटरप्टिंग द फंक्शनैलिटी ऑफ द नॉर्मल कोड या नॉर्मल लाइंस। यहां पे एक चीज ये जो काम करता है ना कि उठा के इसको सेपरेट थ्रेड में मूव करना और फिर जब उसकी एग्जीक्यूशन खत्म हो जाए तो उसको वापस मेन थ्रेड की तरफ वापस लाना और वापस एग्जीक्यूट करना, ये सारा काम मैनेज करता है जावास्क्रिप्ट का एक प्रॉपर बहुत बड़ा इंटरव्यू क्वेश्चन है विच इज इवेंट लूप। ये जो काम करता है कि इसको उठा के उधर ले जाओ, उधर एग्जीक्यूट करो, और फिर जब तुम्हारी बारी आए तो तुम वापस आके नॉर्मल अपनी फंक्शनैलिटी को कंप्लीट कर दो। तो इस इवेंट लूप को अभी थोड़ी देर में डिस्क्राइब करता हूं, लेकिन ये समझ गए हैं कि जब भी प्रॉमिस को यूज करेंगे तो प्रॉमिस को यूज करने के लिए या उसके रिजल्ट को इस्तेमाल करने के लिए या उसको कंज्यूम करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? डॉट देन। समझ आई बात? अब समटाइम ये होगा कि डॉट देन के अंदर, अच्छा ये भी याद रखिएगा कि डॉट देन हमेशा प्रॉमिस के साथ यूज होगा और डॉट देन भी एक कॉल बैक फंक्शन लेगा।
प्रॉमिस डॉट देन जो है वो हमेशा किसके साथ इस्तेमाल होगा? प्रॉमिस के साथ, और डॉट देन भी हमेशा क्या लेगा? एक कॉल बैक फंक्शन लेगा। इस कॉल बैक फंक्शन में ये वो डेटा दे देगा या कोई भी रिस्पॉन्स, जो भी रिस्पॉन्स इसको मिलेगा प्रॉमिस से, वो इस कॉल बैक फंक्शन में अवेलेबल कर देगा। प्रॉमिस इधर जाएगा, भाई ये दो में से एक पॉसिबिलिटी देगा, रिजॉल्व करेगा तो डेटा देगा, रिजेक्ट करेगा तो एरर देगा, दोनों में से कोई एक चीज देगा। अब जब आपने इस प्रॉमिस के ये कंज्यूमर कोड है, ये प्रोड्यूसिंग कोड है, जब इसे कंज्यूम करेंगे तो हमेशा किसके साथ करेंगे? डॉट। जो भी चीज देगा, यानी जो भी नहीं, दो देगा ना, या एरर देगा, या अगर ये रिजॉल्व होता है तो वो डेटा या रिस्पॉन्स, क्योंकि समटाइम जरूरी नहीं है कि रिस्पॉन्स में डेटा ही हो, रिस्पॉन्स में डेटा प्लस एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। जो भी रिस्पॉन्स सक्सेस के केस में देगा वो इसे कहां मिलेगा? डॉट देन में। और वो आप यहां पे उसको कुछ भी कर सकते हैं, आप लॉग कर दें, एबीसी कर दें। इस समटाइम ये होगा कि डॉट देन में जो रिस्पॉन्स आएगा मे बी ये फिर एक प्रॉमिस हो। गॉट इट? या यूं समझें कि हम यहां पे इसे लॉग नहीं करते, बल्कि कल हमने जैसे फेच एपीआई में किया था, हमने इसे कन्वर्ट किया था जेसन में, या जेसन में पार्स किया था, या कोई भी लॉजिक की थी। तो ये देन फिर क्या करेगा? एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। अगर वो फिर प्रॉमिस रिटर्न करेगा तो यहां पे क्या लगेगा? फिर देन लगेगा। जब फिर देन लगेगा तो देन क्या लेते हैं? कॉल बैक एज एन आर्ग्यूमेंट, तो फिर कॉल बैक आएगा। इस कॉल बैक में क्या आएगा? पिछला फंक्शन जो कुछ भी एग्जीक्यूट करके अपना रिजल्ट इसको देगा। अब हो सकता है कि यहां मैं कोई और पीस ऑफ लॉजिक लिखूं। अच्छा, ये जो पीस ऑफ लॉजिक बार बार कह रहा हूं ना, अभी मेरे पास कोई सिनेरियो नहीं है। जब मैं इसको इंप्लीमेंट करूंगा, अभी आप इसकी सिंटैक्स और इंटरनल डिटेल वर्किंग समझ लें, जब इंप्लीमेंट करूंगा तो बताऊं। अब मे बी कि यहां इसने जो डेटा दिया या यहां जो भी लॉजिक हुई, उसने मुझे फिर एक प्रॉमिस रिटर्न किया, तो फिर मैं क्या करूंगा? यहाँ पे डॉट देन। तो जितने भी देन मुझे लगाने हैं मैं उनको चेन कर सकता हूं, मेथड चेनिंग कहते हैं इसको। अच्छा, ये तो हमने कवर किया जब हमारा प्रॉमिस क्या होगा। तो जब रिजेक्ट होगा तो क्या होगा? हमेशा याद रखें कि आप अपने देन की सारी चेन के सबसे एंड पे क्या करेंगे? एक और बिल्ट इन फंक्शन है कैच का। अच्छा, नॉर्मली इसको रीडेबिलिटी के लिए यूं लिखा जाता है, जितने भी डॉट देन है ना, यूं लिखे जाते हैं, और कैच को यूं लिखा जाता है। बात समझ आ गई? अब कुछ समझ आ रहा होगा आपको, वो कॉल बैक नेस्टिंग, एक कॉल बैक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर चौथा, तो एटलीस्ट अच्छा उसमें भी कोई ये नहीं है कि कोड चलेगा नहीं, या मसला है या प्रॉब्लम है। बेसिकली सबसे बड़ा मेजर इशू क्या था? कोड मेंटेनेंस का, रीडेबिलिटी और अंडरस्टैंडेबिलिटी और मैनेजेबिलिटी का। गॉट इट? तो ये आप बजाय उसके कि कॉल बैक एक फंक्शन के अंदर, दूसरे दूसरे के अंदर, तीसरे तीसरे के अंदर चौथे, आप उसको किस में कर लें? प्रोमिसेस में कर लें, डॉट देन डॉट देन डॉट देन। सबसे एंड पे आपने क्या करना है? कैच करना है। अच्छा, अब ये कैच कैसे? ये जो कैच है ये भी एक कॉल बैक लेता है। ये सारी चीजें मैं बिल्ट इन बता रहा हूं, विच इज द पार्ट ऑफ द सिंटैक्स। जैसे देन एक कॉल बैक लेता है, वैसे एरर भी क्या लेता है? कॉल बैक लेता है। और आप इस कॉल बैक को भी यूज कर सकते हो लाइक दिस। और इंटरेस्टिंगली जो कैच का कॉल बैक है, जिस तरह देन जो है कॉल बैक में क्या थ्रो करता है? डेटा। तो कैच कॉल बैक में क्या थ्रो करेगा? जो भी एरर आएगा। अब आप मुझसे पूछेंगे जी कि एरर तो किसी भी दिन में आ सकता है। पहले दिन में भी एरर आ सकता है, दूसरे दिन में भी एरर आ सकता है, तीसरे दिन में भी एरर आ सकता है, 10वें दिन में भी एरर आ सकता है। तो ये जो कैच है, पूरी चेन में जिस दिन में एरर आएगा वो उठा के किधर थ्रो कर देगा? उसे ऑटोमेटिकली सबसे एंड पे कैच में थ्रो कर देगा। कैच इस एरर को पकड़ के डिस्प्ले कराए, यूजर को दिखाए, जो मर्जी करे, वो उसकी मर्जी। तो मैंने कितने दिन लगाए हैं? 2 या 3, ये 4, 5, 6, 7, डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ यूजेज। बात समझ आ गई? तो भाई प्रॉमिस, प्रॉमिस या तो रिजॉल्व होगा या रिजेक्ट होगा। अगर वो रिजॉल्व होगा
तो अपना रिजल्ट किसको देगा, देन को देगा, और ये सारा काम एसिंक्रोनस हो रहा है। ये बाकी नॉर्मल कोड पे, अभी मैं इवेंट लूप पे आता हूँ जरा, फिर आपको वो पूरा मैप भी समझ आ जाएगा। तो देन, दूसरा देन, तीसरा देन, चौथा देन, पांचवा देन, और अगर देन में से कोई एरर आता है, रिजेक्ट होता है, तो वो डायरेक्ट उठा के कहां फेंकेगा उसको, एरर में। और एरर का यहाँ पे आप चाहे इस एरर को एरर की स्टेट में सेव करके यूजर को दिखा दें, लॉक कर दें, जो मर्जी कर दें, अपनी पर्सनल, यानी डेवलपर अपनी इंफॉर्मेशन के तौर पे उसको देख ले या रख ले। और जब ये देन कहीं भी आ जाता है, तो हमने गालिबन फेच एपीआई में किया था कि जब फाइनल देन आता है तो हम क्या करते हैं, सेट स्टेट, और उस सेट स्टेट में उसकी वैल्यू सेट कर देते हैं, और हमारा प्रॉमिस जो है या एसिंक्रोनस फंक्शनैलिटी जो है वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। क्लियर हो ये बात? अच्छा, अब जरा मैं पहले एक चीज, दो चीजें दिखा देता हूं आपको। पहले तो वंस अगेन मैंने कोशिश की है कि मैं समंदर को कूजे में बंद करूं, ठीक। उसकी वजह यह है कि अगर हम इस डायरेक्शन में निकल गए, एडवांस जावास्क्रिप्ट के टॉपिक्स हैं, तो हमारा काफी सारा टाइम उसमें लग सकता है और हम अपने बाकी नॉर्मल ट्रैक से हट सकते हैं। बाय द वे, हमें प्रोड्यूसिंग कोड में ऑलरेडी कह चुका हूं कि बहुत कम लिखना होता है, हम ज्यादातर क्या कर रहे होते हैं, कंज्यूमिंग कोड। जिस तरह हमें एक फेच की एपीआई मिली है ना, इस तरह कई और एपीआई हैं जो हमें बाय डिफॉल्ट क्या रिटर्न करती हैं, प्रॉमिस रिटर्न करती हैं। हमने उस प्रॉमिस को लेना है, डॉट देन लगाना है, उसके अंदर से उसको कंटिन्यू करते जाना है। सो वैसे W3 स्कूल इजी है। इसके अलावा अगर आप इसको अच्छी मजीद अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं, तो आप मीडियम का कोई आर्टिकल देख लें। मीडियम आपको पता है ना, द वर्ल्ड्स फेमस ब्लॉग आर्टिकल साइट्स। ये मतलब medium.com दुनिया में मतलब सबसे फेमस वेबसाइट है इन टर्म्स ऑफ आर्टिकल्स एंड ब्लॉग्स, ऑलमोस्ट एनी टॉपिक से रिलेटेड। तो अगर आपने ऑथेंटिक या वैलिड इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो यहाँ काफी एक्सपीरियंस लोग जो हैं वो ऐसा करते हैं। प्रॉमिस एन ऑब्जेक्ट दैट में प्रोड्यूस अ सिंगल वैल्यू सम टाइम इन द फ्यूचर, आइदर रिजॉल्व्ड वैल्यू और अ रीजन दैट इज नॉट रिजॉल्व्ड, अ नेटवर्क एरर अकर्ड। अच्छा, मैंने एक चीज यहाँ पे, या तो ये रिजॉल्व वैल्यू देगा या रिजेक्ट करेगा विद रीजन। आप यहाँ ये भी कर सकते हैं। अब इस एरर में क्या कैच होगा, इन केस ऑफ रिजेक्शन, ये वाला एरर। अभी तो मैंने हार्ड कोड कर दिया ना, आप कस्टमाइज रैंडमली जैसे हम एरर सेट करते हैं, जो भी ऑन द गो नेटवर्क एरर आएगा वो आप रिजेक्ट में पास कर दें, वो इस में आ जाएगा, और यहाँ से आप यूजर को यूआई में दिखा सकते हैं। बहरहाल, यू कैन ऑलवेज कम टू दिस या और भी बहुत सारी साइट्स हैं जहां पे आपको वो फुलफिल्ड, रिजेक्टेड, पेंडिंग और ये सारी कहानियां जो मैंने बोली हैं, मे बी मेरे से ज्यादा अच्छी वो एक्सप्लेन करे, बल्कि ऑब्वियसली मेरे से अच्छी एक्सप्लेन होगी क्योंकि ये ज्यादा अच्छे प्रोफेशनल लोग बैठे हैं, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। बहरहाल, प्रॉमिस में दो चीजें होती हैं, आई प्रॉमिस अ रिजल्ट। प्रोड्यूसिंग कोड इज द कोड दैट कैन टेक सम टाइम, और कंज्यूमिंग कोड इज द कोड दैट मस्ट वेट फॉर द रिजल्ट। तो कंज्यूमिंग हम कर रहे होते हैं बेसिकली। अ प्रॉमिस इज अ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट दैट लिंक्स प्रोड्यूसिंग कोड एंड द कंज्यूमिंग कोड वगैरह वगैरह। ये जी मैंने जो कहा है जी कि आप एक वेरिएबल में स्टोर करें, लेट प्रॉमिस एंड देन न्यू प्रॉमिस इज इक्वल टू लाइक दिस, यानी मैंने इसका एक फंक्शन बना लिया। आप उसे फंक्शन के बजाय यूं कर लें, न्यू प्रॉमिस, ये पूरा का पूरा फंक्शन एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। वही बात नहीं हुई कि मैंने फंक्शन बना के फंक्शन को डायरेक्ट कॉल कर दिया, इसने पूरे फंक्शन को उठा के एक वेरिएबल में सेव कर दिया। अब उसके अंदर आए तो यहाँ इसने देखें, यहाँ रिजॉल्व रिजेक्ट नहीं लिखा, यहाँ उसने क्या लिखा, माई रिजॉल्व और माई रिजेक्ट। मैंने कहा ये वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये होंगे फंक्शन, ये तय है। तो उसने कहा जी यहाँ वो सारा प्रोड्यूसिंग कोड लिखेंगे जो आपको चाहिए, और वो प्रोड्यूसिंग कोड में व्हेन सक्सेस तो माई रिजॉल्व कर दें, व्हेन एरर तो माई रिजेक्ट कर दें, और फिर माई प्रॉमिस डॉट देन फंक्शन दे दें। डॉट देन में हमेशा क्या आएगा, फंक्शन आएगा। मैंने एक फंक्शन लिखा है तो ये दो फंक्शन भी ले सकता है डॉट देन, यानी ये भी हो सकता है, क्योंकि मैंने तो डॉट देन की चेनिंग की थी ना। अगर आपने चेनिंग नहीं करनी, एक ही लेवल है, तो फिर डॉट देन दो फंक्शंस ले सकता है यहीं पे कॉमा के साथ। अगर मैं इसको हटा दूं, तो ये डॉट देन में पहला फंक्शन इन केस ऑफ सक्सेस, और दूसरा फंक्शन इन केस ऑफ एरर। लेकिन आई पर्सनली रिकमेंड एंड आस्क यू कि आप उसे चेनिंग करके सबसे एंड पे कैच से उसको कैच करें। दैट्स द मोर कन्वीनियंट वे ऑफ डूइंग दैट। ठीक है, बल ये भी हो सकता है, आप इसमें लिख दें एरर,
वो ऑटोमेटिकली जब प्रॉमिस को एवेल्युएट करेगा तो अगर रिजॉल्व होगा यानी सक्सेस होगा तो वो ऑटोमेटिकली पहले फंक्शन को चलाएगा, और अगर एरर आएगा तो वो ऑटोमेटिकली किसको चलाएगा? दूसरे फंक्शन को चलाएगा। क्लियर होगी बात? बट द बेटर वे ऑफ डूइंग दिस इज द वे आई डिड इट। अच्छा, अब आपने करना जी, ये काम आपको हो गया। बाकी सारी चीजें जो है वो आपको एज इट इज यहाँ पे मिलेंगी, जहां भी पढ़ेंगे यही मिलेंगी जो मैंने बताई है आपको। ये उसने कस्टम लॉजिक अंदर दे दी है जी। अब स्टिल उसने इतनी वो लॉजिक शाजिक लिखी थी, उसने कहा जी कि अगर x 0 हो तो रिजॉल्व कर दो, अदरवाइज रिजेक्ट कर दो, एरर कर दो। बाकी अगर आप हाँ यहाँ पे देखना चाहते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शनलिटीज तो गेट फाइल और समथिंग लाइक दैट, यू कैन डू दैट, यू कैन ऑलवेज डू दैट। एनीवेज, सो प्रोमिसेस में पहली बात तो ये है जी कि प्रॉमिस जो है वो यूज क्यों होते हैं? टू डू सम टास्क इन द फ्यूचर। ये बात आम बंदे को समझ नहीं आती, तो आप क्या याद कर लें, जब भी आपको कोई एसिंक्रोनस काम करना है तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? प्रॉमिस। द रीजन आई एम नॉट गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ द प्रोमिसेस इज कि एक तो हमने प्रोमिसेस शायद कम पढ़ने, अगर पढ़े तो हम किसी लेवल पे जाके बता देंगे। दूसरा आखिरी टॉपिक जो है वो है हमारा एसिंक अवेट। ये समझ आ गया क्लियर? आपको समझ क्या आना चाहिए सिर्फ कि प्रॉमिस को कंज्यूम कैसे करना है। इस वक्त इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रॉमिस को कंज्यूम कैसे करना है। जब आपको एक फंक्शन के बारे में पता लग जाए कि इसने क्या रिटर्न करना है, आपको प्रॉमिस रिटर्न करना है, आगे का काम आपको संभालना है कि प्रॉमिस से डाटा कैसे निकालना है, डॉट देन से। अब हो सकता है कि डॉट देन से जब आप रिजल्ट निकालें तो वो फिर एक प्रॉमिस रिटर्न करें। क्लियर हो ये बात? फिर आप उसको डॉट देन डॉट देन डॉट देन डॉट देन वगैरह वगैरह। अब आप कहेंगे यार ये काम भी तो वही मुसीबत है, तो यार थोड़ी मुसीबत तो झेलनी पड़ेगी ना, उससे कम से कम सिंटैक्टिकली देखने में आसान है, वो पैरामीटर ऑफ डूम नहीं आ जाती, वो पूरा डीप नेस्टेड कॉल जिसको अंडरस्टैंड करना मुश्किल है। कंपैरेटिवली दिस इज इजियर। लेकिन जावास्क्रिप्ट वेंट इवन बियॉन्ड दिस। उसने कहा जी अच्छा ये फंक्शन आपको क्या रिटर्न कर रहा है? प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। तो अब जरा आप देखिएगा, एक और फंक्शन लिखता हूं मैं। किसी फंक्शन से प्रॉमिस रिटर्न करवाने के लिए, किसी फंक्शन को एसिंक्रोनस बनाने के लिए उसके अंदर आपने ये सारी प्रॉमिस वाली कहानी लिखनी होगी। ठीक है? क्यों नहीं? प्रॉमिस चलेगा ना, क्यों नहीं चलेगा? एसिंक्रोनस का मतलब ये तो नहीं है कि वो कहीं चलेगा नहीं, वो जहां आएगा कोड प्लेस में जिस जगह आएगा वहां पे उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। वो मेन थ्रेड को ब्लॉक नहीं करेगा, दैट इज द ओनली पॉइंट। मेन थ्रेड को ब्लॉक नहीं करेगा। ठीक? अब अगर मैं ये कहूं टेस्ट 1 दिस, और इसमें मैं कहूं जी रिटर्न हेलो, ये सिंक्रोनस फंक्शन है। ठीक? और इसके लिए डॉट फंक्शन की जरूरत, लेकिन अगर मैं इसके अंदर ये लिख दूं, वो जो सारी प्रॉमिस वाली कहानी है ना, अब वो सिमट के किस में आ गई है? एसिंक में। अब ये फंक्शन क्या रिस्पॉन्ड करेगा, क्या रिटर्न करेगा? एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। गॉट इट? और इस प्रॉमिस के साथ रवैया या सलूक कौन सा होगा? वही जो ऊपर हमने किया है कि अब इसको, यानी मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको बजाय ये काम करने के यही कर दूं टेस्ट 1 डॉट देन, ये डॉट देन में आपको क्या देगा? कोई भी रिस्पॉन्स, और उस रिस्पॉन्स को आप लॉग करके देख सकते हैं कि ये क्या रिस्पॉन्स। अब ये इधर आके मुझे लॉग कंसोल डॉट लॉग कर ले। अब बेसिकली ये इधर आके मुझे क्या टेस्ट 1 डॉट देन रेस, और यानी ये जो अंदर रिजल्ट मिला है ना हेलो, ये मुझे यहां आके प्रिंट करेगा, लेकिन मुझे निकालना कैसे पड़ेगा? डॉट देन से। क्लियर हो गई बात? आखिरी बात ये है, जब आप किसी भी फंक्शन के साथ एसिंक लगा लेना तो वो फंक्शन, यानी एसिंक का सिर्फ ये काम है कि वो आपको नॉर्मल रिजल्ट के बजाय क्या रिटर्न करता है? प्रॉमिस रिटर्न करता है।
अब आपने इसके अंदर रिटर्न करने के बजाय कोई एपीआई कॉल कर दिए, फॉर एग्जांपल फेच वगैरह वगैरह वगैरह। ये जो काम है ना, ये जो प्रॉमिस वाला काम था कि अपनी एसिंक्रोनस बिहेवियर को एसिंक लगाने से सिर्फ ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, प्रॉमिस रिटर्न करेगा। अब एसिंक के अंदर जब भी आपने कोई एपीआई कॉल या इस तरह का ऑपरेशन करना है, डिलेड ऑपरेशन, तो उसके साथ आपको सिर्फ एक और चीज लगानी पड़ेगी, क्या, अवेट। और ये अवेट का कीवर्ड सिर्फ इतना बताता है, जो ऊपर प्रॉमिस में बता के आया हूं, कि यार ये काम तुम इधर छोड़ के चले जाओ, बाकी काम करके वापस आओ, तब तक अगर मैं एग्जीक्यूट कर चुका हुआ तो आपको रिस्पॉन्स दे दूंगा, ना हुआ तो मजीद वेट कर लेना। तो अवेट ये बताता है कि भाई मैं वेट कर रहा हूं। तो वैसे फंक्शन से कंट्रोल रिटर्न कब होता है पता है आपको? एक फंक्शन है, मैंने यहां से फंक्शन कॉल किया जी टेस्ट, इस फंक्शन में 10 स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। फंक्शन एबीसी दिस, ये 10 स्टेटमेंट्स लिखी हुई है, ठीक है, इसमें कोई एसिंक अवेट नहीं है। मैंने कॉल किया एबीसी, ये फंक्शन जब कॉल होगा तो कंट्रोल कहां जाएगा, यहां पे, इसके अंदर जितनी भी लाइनें हैं सारों को वन बाय वन एग्जीक्यूट करेगा। अब मैं यहां पे लिख देता हूं रिटर्न, यानी नॉर्मली रिटर्न कब होगा, ये सारी की सारी लाइनें एग्जीक्यूट होंगी, जब आगे कुछ नहीं बचेगा तो कंट्रोल रिटर्न होके वापस जहां से कॉल हुआ था वहां से आगे शुरू करेगा एग्जीक्यूशन। गॉट इट? मैं यहां लिख देता हूं रिटर्न। अब क्या होगा जरा बताएं? पहले तो आपको खुद ही इशारा मिल गया, उसने डिम कर दी। डिम करने का मतलब क्या है कि अब जब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया तो ये 3 लाइनें एग्जीक्यूट हुई, यहां से कंट्रोल रिटर्न हो गए, यहां आया, अगली लाइन एग्जीक्यूट की। दीज लाइन्स आर नेवर गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड एवर। एक दफा कंट्रोल फंक्शन में आके वापस चला गया, दोबारा नहीं आना उसने। क्लियर? व्हाट दिस अवेट डज इज, अवेट कहता है भाई मैं इंतजार कर रहा हूं, तुम फंक्शन से वापस चले जाओ, बाकी फंक्शन जितने हैं उनको एग्जीक्यूट कर लो, जितनी लाइनें जितना कोड है उसको एग्जीक्यूट करो, फिर वापस आ जाओ मेरी तरफ, कोई मसला नहीं, मैं इधर ही वेट कर रहा हूं। दिस अवेट डज दिस काइंड ऑफ जॉब। क्लियर? तो ये एसिंक और अवेट बेसिकली इसको कहा जाता है, दिस इज द शुगरी सिंटैक्स ऑफ प्रोमिसेस। दिस इज द, लव शुगर समझते हैं ना, दिस इज द शुगरी सिंटैक्स ऑफ द प्रोमिसेस। तो किसी फंक्शन के स्टार्ट में आज के बाद जब मैं एसिंक लगाऊंगा तो उसका मतलब क्या होगा, ये क्या रिटर्न करेगा, प्रॉमिस रिटर्न करेगा। और अगर उसके अंदर आके अवेट भी लगा दूं तो इसका मतलब है अब प्रॉमिस तो रिटर्न करेगा, उसके अंदर जो बिहेवियर जो काम हो रहा है वो भी क्या हो रहा है, एसिंक्रोनसली हो रहा है। यानी मेरी बाकी की कोड ब्लॉक नहीं होगा, अवेट allows me actually to go out of the function without quitting it. What this function is doing, going outside the function, quitting the rest of the things. And what does this await do, going outside the function without quitting it, will come back later on. ये कहानी समझ आ गई है? आखिरी कहानी बताता हूं, फिर हम इन सारे डॉट्स को जोड़ देंगे, मतलब वो खुद ही जुड़ जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो अभी हम प्रोमिसेस को सिर्फ इतना यूज करेंगे कि मैं एसिंक और अवेट लगा रहा हूंगा, और जो रिजल्ट मुझे मिलेगा उसको डॉट देन से एक्सट्रैक्ट कर रहा हूंगा। इतनी बात तो आप समझ गए ना, अगर बाकी कोई कहानी नहीं समझे तो। उसके पीछे सारी फिलॉसफी और थ्योरी ये है। मैं एसिंक लगाऊंगा, आप फौरन समझ जाएंगे कि यार जिस फंक्शन के साथ एसिंक लगा हुआ है ना वो प्रॉमिस दे रहा है, और उस फंक्शन का रिटर्न रिजल्ट नॉर्मली यूज नहीं कर सकता। कैसे यूज करूंगा, डॉट देन से। ठीक, अच्छा, कुछ एक दो चीजें और हैं, जब वो ऑन द फ्लाई आएंगी तो मैं बता दूंगा, दैट्स व्हाई आई एम थिंकिंग। बहरहाल, तो जब भी एसिंक किसी फंक्शन के साथ लगाऊंगा तो मुझे प्रॉमिस रिटर्न करेगा,
और बीच में वेट लगाऊंगा तो इसका मतलब वो एसिंक्रोनस बिहेवियर जो प्रोमिसेस वाला था वो इधर भी आ गया। तो बात चली थी हमारी कॉल बैक फंक्शन से। कॉल बैक फंक्शंस एंड अप विद द कॉल बैक हेल। ये इंटरव्यू क्वेश्चन है बाय द वे, आपसे पूछेंगे व्हाट इज कॉल बैक हेल, तो आप कहेंगे जी व्हेन वी यूज द नेस्टेड कॉल बैक्स, टू मेनी कॉल बैक्स, इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। और वो मैंने प्रॉब्लम बता दी है, मैनेजेबिलिटी और मतलब वो सारा कुछ। और इसको हम कहते हैं, बहुत ज्यादा नेस्टिंग को हम कहते हैं क्या, पैरामिड ऑफ डूम्स। ये कॉल बैक हेल, इन्हीं टर्म्स के साथ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर वो कहेंगे जी इसका हल, आप कहेंगे जी इसका हल है प्रोमिसेस। फिर कहेंगे जी प्रोमिसेस क्या होते हैं, फिर आप ये सारी कहानी या थ्योरी जो मैंने बताई है आप इसको रिपीट करेंगे जी कि प्रोमिसेस ये होते हैं, ये होते हैं, ये होते हैं, when we actually have to execute the code asynchronously and when we have to do something that is supposed to be done in the future, तो हम promise को यूज करते हैं। वो हमें promise 2 या 3 पॉसिबल स्टेट्स में से कोई एक रिटर्न करता है। बाय डिफॉल्ट जब वो एग्जीक्यूशन में होता है तो पेंडिंग होता है, जब वो रिजॉल्व होगा यानी जब वो खत्म होगा या तो वो रिजॉल्व होगा या वो रिजेक्ट होगा, और हम उसको देन की बेस पे कर सकते हैं। फिर वो कहेंगे जी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोमिसेस एंड एसिंक अवेट, तो आप कहेंगे जी कि देयर इजंट अ सच अ डिफरेंस, एसिंक अवेट अल्टीमेटली रिटर्न्स द प्रोमिसेस। यानी आप इनका कंपैरिजन नहीं करेंगे कि एसिंक अवेट भी हमें क्या रिटर्न करता है, प्रॉमिस ही रिटर्न करता है, एंड इट इज कॉल्ड एज अ शुगरी सिंटैक्स यू कैन से। तो वो डिफरेंस एक्सप्लेन करने नहीं बैठ जाना। Okay. If there are multiple asynchronous functions that can be run in parallel, you can use promises, all promise one, promise two to run them in parallel. Use async await definitely will help you to understand asynchronous process much faster. Instead of using a chaining, async provides much better, cleaner code. Instead of using promise chaining, what I'm doing is promise chaining का पता लग गया ना, dot then dot then dot then dot then dot then dot then. तो instead of using promise chaining, async await provides a much cleaner code. अगर आप इसकी डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको मतलब वो डिफरेंस नहीं बताएगा, वो हमें ये देखें, async await are often referred as the syntactic sugar to promises and let us wait for something, let us wait for something without blocking the code. ये लाइन में ऐड कर रहा हूं इसमें कि ये क्या कर रहे हैं, एंड लेट अस वेट फॉर समथिंग। तो वेट फॉर समथिंग का मतलब नहीं है कि अगली सारी चीजें ब्लॉक हो जाएंगी, ठीक। तो दैट्स प्रीटी मच लाइक दिस। तो अब जनाब जब भी हम यूज करेंगे ना एसिंक अवेट, तो पीछे इसकी जो जितनी भी थ्योरी और फिलोसफी या रॉकेट साइंस है वो सारा का सारा आप समझ रहे होंगे, ठीक है। और अब अगर मैं आपको ये कहूं कि मैं यहाँ पे ये लिखता हूं जी फंक्शन, फाइनली एक जरा प्रैक्टिकल डेमो करके देखते हैं, ठीक है। गेट यूजर्स या फंक्शन कह लें या इसको कह लें जी लेट गेट यूजर्स इक्वल्स टू, मुश्किल तो नहीं है इस सिंटैक्स में ना, सिंपल फंक्शन ही है, मैंने फैट एरो फंक्शन बना लिया उसको और नाम क्या दे दिया गेट यूजर्स को। और इसको मैंने अगर बना लिया ASYNC तो अब भी कंफ्यूज नहीं होंगे, सिंपली गेट यूजर फंक्शन ही है, लेकिन अब ये फंक्शन नॉर्मल रिजल्ट रिटर्न करने के बजाय क्या रिटर्न करेगा, प्रॉमिस रिटर्न करेगा। अब अगर मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूं मिसाल के तौर पे रिटर्न हेलो, वही चीज जो अभी थोड़ी देर पहले लिखी थी, कोई फर्क नहीं है, लेकिन अब मैं इस फंक्शन को कॉल करके जरा डिस्प्ले करके दिखाता हूँ आपको कि अगर मैं इस फंक्शन को यूं कॉल कर लूं विच इज इन हियर, तो ये फंक्शन मुझे क्या देगा जी, if I connected it correctly, get users और get users, और यहाँ पे app.js में connected है, everything is connected। अगर मैं इसको यहाँ से, मसला ये भी ना कि बहुत सारे ES6 के फीचर्स को ब्राउजर सपोर्ट नहीं करते, अगर हम नोड में चलाएं तो वो चल जाते हैं शायद, तो नोड में ट्राई करके देखते हैं। पता ना ब्राउजर और नोड में क्या फर्क है, हमारे पास नोड इंस्टॉल्ड है, हम इसको करते हैं जी दिस, और इसको करते हैं मेक श्योर वी आर इन द करंट डायरेक्टरी टेस्ट।
चल जा भाई, क्या हो गया? अच्छा, सो node app.js, why it is not running? yes, यानी वो आउटपुट फंक्शन कॉल कर रहा है, आउटपुट नहीं दिखा रहा कुछ। ठीक है, वैसे अब ये ब्राउजर में भी आ जाएगा, लेकिन अगर ऐसा हो कि आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं और ब्राउजर में आउटपुट ना आए तो मे बी जैसे आजकल के ब्राउजर भी काफी वो उन्होंने अपडेट हुए कि कुछ ES6 के फीचर स्टिल ब्राउजर सपोर्ट नहीं करते, तो इन दैट केस आप यहाँ नोड पे चला सकते हैं। अब मैं दोनों जगहों पे चला के देखता हूँ, यहाँ पे चला के देखता हूँ तो इसने मुझे क्या रिटर्न किया, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस एसिंक। अगर मैं इसको हटा दूं तो उसने मुझे नॉर्मली हेलो रिटर्न किया, और अगर मैं इसे लगा दूं तो इसने मुझे क्या रिटर्न किया, प्रॉमिस। और अगर आप देखें इस प्रॉमिस को एक्सपेंड करें तो प्रॉमिस क्या है, फुलफिल्ड है। और प्रॉमिस का यानी ये क्या है, प्रॉमिस स्टेट, और ये क्या है आपका प्रोटोटाइप को फिलहाल छोड़ दें बिकॉज हमने वो नहीं पढ़ी। और इसका रिजल्ट क्या है, हेलो है। लेकिन हम ये रिजल्ट डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो हम कैसे डिस्प्ले कराएंगे जी, डॉट देन के साथ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट देन, तो डॉट देन क्या लेगा हमारा, एक कॉल बैक फंक्शन। और आपको पता है कि कॉल बैक फंक्शन में एक ही स्टेटमेंट है तो हमें ब्रैकेट भी देने की जरूरत नहीं होती, फिलहाल दे ही देते डॉट देन। अच्छा, मैं इसको भी ना कंसोल पे लिखने के बजाय डॉट देन, और डॉट देन क्या लेता है, एक कॉल बैक फंक्शन बता चुका हूँ। कॉल बैक फंक्शन में क्या लेता है वो, यानी दो कॉल बैक फंक्शन लिख सकता है एक एरर के लिए, लेकिन मैं एरर के लिए दो कॉल बैक के बजाय मैं कैच यूज करूंगा। तो पहले कॉल बैक में क्या देता है, जो भी रिस्पॉन्स आता है तो मैं कहता हूँ जी कि जो भी रिस्पॉन्स आए उसको क्या कर दो, इसलिए बाहर वाला लॉग हटाया कि मैंने अंदर लॉग लगाना था। जो भी रिस्पॉन्स आए उसको यहाँ पे दे दो, और अगर रिस्पॉन्स ना आए, जस्ट फॉर द बेटर रीडेबिलिटी, ठीक है, तो फिर क्या आएगा, कैच आएगा। और कैच क्या लेगा, कॉल बैक फंक्शन, और कॉल बैक फंक्शन में क्या लेगा, एरर लेगा। और इस केस में क्या ले, लॉग करे, और लॉग करके एरर कर दे। फिर होगी बात। अब अगर मैं इसको चलाऊंगा तो मुझे दोनों में से एक पॉसिबिलिटी देगा। क्या है भाई, ये तो नहीं है इसका, क्योंकि बात, सो व्हाट आई एम डूइंग इज कि आई एम यूजिंग गेट यूजर्स। अगर मैं नॉर्मली गेट यूजर्स करता तो मुझे अभी आपको दिखा दिया क्या रिटर्न किया उसने, तो प्रॉमिस में से डाटा निकालना है तो मैंने क्या किया, डॉट देन। डॉट देन कब चलेगा, जब प्रॉमिस रिजॉल्व होगा। अब आपने देखा मैंने कहीं भी न्यू प्रॉमिस नहीं लिखा, कहीं भी वो प्रॉमिस की रिजॉल्व और रिजेक्ट वाले मेथड को कॉल, व्हाट आई एम यूजिंग, एसिंक अवेट। और अंदरूने खाना ये सारा का सारा काम क्या हो रहा है, वही हो रहा है। तो है ना ये शुगरी सिंटैक्स कि वो इतना लंबा चौड़ा काम करने के बजाय, लेकिन बिहाइंड द सीन थ्योरी वही है। वो सारा का सारा काम मैंने गेट यूजर किया, डॉट देन। अगर ये एरर रिजॉल्व होगा तो मुझे इधर देगा, और अगर ये रिजेक्ट होगा, ठीक है, मिसाल देता हूं यहां पे, शायद मैं इफ आई कैन प्रोड्यूस इट, ये तो सिंटैक्स एरर दे रहा है ना। अगर मतलब लेट्स सपोज एपीआई का कोई रिस्पांस सर्वर पे कॉल जाती है, बीच में सर्वर ब्रेक हो जाता है, कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, तो उस एपीआई का जो रिस्पांस या एरर है वो ऑब्वियसली कैच करेगा प्रॉमिस, और कैच करने के बाद वो इस एरर में देगा और वो उसको डिस्प्ले करेगा। बहरहाल ये चीजें हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे, एसिंक अवेट को बहुत ज्यादा यूज करेंगे, एसिंक अवेट को। लेकिन प्रोमिसेस का बार बार जिक्र करेंगे, लेकिन प्रॉमिस को विद प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर हम यूज कम ही करेंगे। ठीक, आखिरी चीज, 4 हो गए। नहीं, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन अगर आपको दिल है तो मैं कल इसको जरूर टच करूंगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और एडवांस क्वेश्चंस इन इंटरव्यूज, लाजमी पूछते हैं जावास्क्रिप्ट आर्किटेक्चर क्या है। तो इवेंट लूप क्या है बेसिकली, कि जो मैंने कहा ना कि नॉर्मल थ्रेड को ब्लॉक नहीं करना, जब कोई एसिंक्रोनस कॉल आ जाए तो उस थ्रेड से बाहर चले जाना है, उसे कहीं और मूव कर देना है, और जब उसकी फंक्शनैलिटी पूरी हो जाए तो उसको वापस ले आना है और वापस एग्जीक्यूट कर देना है। ये सारी फिलॉसफी जो है बिहाइंड द सीन कौन फॉलो करता है, या इस पूरी फिलॉसफी के पीछे कौन सी चीज है, ये है इवेंट लूप। जावास्क्रिप्ट इंजन कैसे काम करता है, जावास्क्रिप्ट इस एसिंक्रोनस बिहेवियर को बिहाइंड द सीन कैसे इंटरप्रेट करता है और कैसे चलाता है, ये बेसिकली उसकी फिलॉसफी है।
कल हमें आई बिलीव कि मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए, लेकिन अगर आपको मुश्किल लगा, इसकी एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी है। अगर आप मुझे 2 मिनट दें तो मैं ज़रा उसका भी दिखा दूँ आपको। अगेन ये उन लोगों के लिए जो इन डेप्थ प्रोमिसेस को समझना चाहते हैं, यानी जो अभी भी जिनको तसल्ली नहीं है कि यार नहीं प्रॉमिस मजा नहीं आया। ठीक है, एक बड़ा जबरदस्त इसका वो है इवेंट लूप विजुअलाइजेशन। हाँ, आई विश आई कुड गेट दैट। ये यस आई गॉट इट। वैसे आप खुद जाके इसको कोशिश कीजिएगा, स्ट्रगल कीजिएगा। ये मेरे पास फंक्शंस हैं, फंक्शन log a, log b, log c, log d, 4 फंक्शंस हैं और ये फंक्शन डेफिनेशन है बेसिकली। और ये फंक्शन कॉल हो रहा है, log a का फंक्शन कॉल हो रहा है, फिर सेट टाइम आउट में log b का फंक्शन, फिर सेट टाइम आउट बताया अभी नहीं बताया, बताया हुआ है। फिर प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व डॉट देन लॉजिक सी को उसने इधर कॉल किया हुआ है, फिर लॉजिक डी को कॉल किया हुआ है। अब ये सारों, अच्छा ये सारा कुछ मिटा के ना हम अपनी विजुअलाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं। ये तो उसने लिखी हुई है ना, तो बताने का मतलब ये कि जब हम यहाँ अपने 5-6 फंक्शन लिखेंगे ना, तो फिर देखिएगा कि बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है। बिहाइंड द सीन एक होती है टास्क क्यू, एक होती है माइक्रो टास्क क्यू, एक होता है कॉल स्टैक और एक होती है इवेंट लूप। अगर आप लेट सपोज यहां से इसे रन करेंगे ना, तो ये आपको प्रॉपर विजुअलाइज करके बताएगा स्टेप्स। सबसे पहले ये फंक्शन आया कॉल स्टैक पे, उसके बाद दूसरा फंक्शन आया कॉल स्टैक पे, उसके बाद तीसरा फंक्शन, चौथा फंक्शन, पांचवा फंक्शन। ये फंक्शन कैसे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, कॉल स्टैक क्या होता है, आज मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ। ये वेबसाइट नोट कर लें, जाके इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, वरना कल अगर इससे अफाका ना हुआ तो आई डेफिनेटली बी टेलिंग यू हाउ डज इट वर्क। ठीक, हो क्या रहा है देखें जनाब। ये फंक्शन डेफिनेशन है, ये भी फंक्शन डेफिनेशन है। डेफिनेशन का पता है ना, जहाँ करली ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट के साथ करली ब्रैकेट्स होती हैं, उस फंक्शन की बॉडी होती है। ये यहां से यहां तक सारी की सारी क्या है, फंक्शन डेफिनेशंस है। सिर्फ एक फंक्शन कॉल है, विच इज द फर्स्ट। अब जब फर्स्ट को फंक्शन कॉल जाएगी, तो फर्स्ट के अंदर से क्या कॉल हो रहा है, सेकंड को फंक्शन कॉल जाएगी तो सेकंड के अंदर से क्या कॉल हो रहा है, जब थर्ड को फंक्शन कॉल जाएगी थर्ड के अंदर से फोर्थ कॉल हो रहा है। यानी मेन कॉल एक है, जब एक को कॉल करेंगे तो उसके अंदर। अब ये बिहाइंड द सीन कैसे काम करता है, जब मैं इसे करूंगा ना, और डू आई रन इट अगेन, ये तो जावास्क्रिप्ट, ये जो कॉल स्टैक है, ये मेमोरी का एक हिस्सा होता है। मेमोरी एक स्टैक होती है, आपको पता है, ठीक है। और स्टैक में जो एंट्री आती है फर्स्ट कम फर्स्ट आउट बेस पे होती है। तो जब मैं स्टेप 1 करता हूं, तो फर्स्ट कॉल हुआ, और फर्स्ट कॉल होने के बाद जब फर्स्ट के अंदर गया, यानी फर्स्ट कॉल हुआ, तो जब जो भी फंक्शन कॉल होता है, वो कॉल तभी होता है जब इंटरनली वो कहां मूव करता है, कॉल स्टैक में। जिस भी फंक्शन ने कॉल होना होता है, वो हमेशा कहां मूव कर जाता है, कॉल स्टैक में। तो जब मैंने फर्स्ट स्टेप में ये फर्स्ट फंक्शन चला, तो इसने कॉल स्टैक में आया और ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया। जब नेक्स्ट स्टेप हुआ, सेकंड फंक्शन चला, तो कॉल स्टैक में क्या आ गया, थर्ड चला, फोर्थ चला, फिफ्थ चला, सिक्स चला, एट चला, नाइन्थ चला, 10th चला। अब जो ही कोई फंक्शन चल के एग्जीक्यूशन खत्म कर देता है, तो वो कॉल से क्या हो जाता है, आउट हो जाता है। अब 10th फंक्शन आ गया ना, अब सबसे पहले आउट कौन होगा, 10th, क्योंकि सबसे पहले एग्जीक्यूशन खत्म किसकी होगी, बाकी फंक्शन तो अभी चल रहे हैं ना, क्योंकि नेस्टेड फंक्शन कॉल्स है। 10th चला, तो अब 10th स्टैक से आउट हो गया। जब 10th के बाद 9th एग्जीक्यूशन खत्म हुई, 9th स्टैक से आउट हो गया, आउट हो गया, आउट हो गया, आउट हो गया। जब कुछ भी नहीं है तो स्टैक खाली। इनका क्या रोल है, ये रोल हम प्रोबेबली कल की क्लास में ये पढ़ेंगे या पढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है, अगर आप क्यूरियस हुए इवेंट लूप को डिस्कस करने के बारे में, तो मैं पढ़ लूंगा, लेकिन कल की क्लास डिपेंड करती है कि आज आपको आज कितनी समझ आई है।